नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर फिर आपके सामने मौजूद हैं। हमारी गोरैया और पर्यावरण योद्धा द्वारा आयोजित आज एक विशेष परिचर्चा में देश भर के जाने माने हस्ती अपने विचारों को रखेंगे। एक ऐसा विषय जिसमें गोरैया और घोंसला दो महत्वपूर्ण विषय है और अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सोचने की वाली बात होगी कि आज हम गोरैया और घोंसला विषय पर क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। विलुप्ति के कगार पर पहुंची इस नन्ही सी प्यारी सी गोरैया को बचाने की मुहिम देश भर में बल्कि विदेशों में भी चल रही है। हालांकि भारत में जो आंकड़ा है वह गोरैया की संख्या स्थिर मानी जाती है। कटते जंगल, उजड़ते पेड़ और तमाम चीजों ने हमें बहुत दूर कर दिया है। गोरैया को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है और हम उससे इतने दूर हो चुके हैं कि जो हमारे घर आंगन में चहचहाती थी वो आज उसकी चहचहाट सुनने को नहीं मिलती। बहुत दुखद। इस इकोसिस्टम में उसे भी जीने का जितना अधिकार है, हक है, उसे हमने छीन लिया है। पेड़ों को काटकर बाग बगीचों को उजाड़ दिया है, कीटनाशक का बेतहा इस्तेमाल किया है, कंक्रीट का जंगल बना दिया है। तो इस नन्ही सी प्यारी सी गोरैया के लिए घोंसला क्यों जरूरी है, क्यों, इस पर हम देश के जाने माने हमारे जो विशेषज्ञ हैं उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ इस परिचर्चा में जो महत्वपूर्ण जो है हमारे जो मुख्य अतिथि वक्ता है, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। श्री राकेश खत्री जी। श्री राकेश खत्री जी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए देश भर के तमाम लोग जानते हैं। से संजय सर का नहीं, मेरी आवाज मिल रही होगी। कंटिन्यू। तो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि वक्ता हैं, आप हैं श्री राकेश खत्री जी। श्री राकेश खत्री जी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चित हैं। इसलिए चर्चित हैं जो हमारा आज का विषय है गोरैया और घोंसला। बचपन से ही चिड़ियों के बीच में इनका रहना हुआ है और इन्होंने पक्षियों के लिए घोंसले की व्यवस्था की। मैंने बताया कि कटते पेड़, उजड़ते जंगल और उसके बाद जो कंक्रीट की जो जंगल बन गई हमारे आसपास में, चाहे गांव हो या शहर हो, तो उनके रहने के लिए जगह कम पड़ गई। ऐसे में उनके जहन में आया कि चिड़ियों के लिए घोंसला द्वीप बनाया जाए और उन्होंने घोंसले बनाने का शुरुआत कर दी। और आज जान के आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने लाखों घोंसले बनाए। 1.5 लाख से ज्यादा घोंसले खुद से बनाए और खुद से बनाकर खत्री जी ने उन घोंसलों को बच्चों से को भी प्रशिक्षित कराया और उनके बीच पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद इनके काम को लिम्का वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ने देखा और 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 बार खत्री जी का नाम दर्ज हुआ है। तो साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खत्री जी पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना परचम लहराया और जमीनी स्तर पर काम किया और एक ऐसा काम किया जिसके बारे में बेजुबानों की भाषा कोई समझता नहीं है, बोलता नहीं है, उसके लिए आगे नहीं आता है। लेकिन खत्री जी आए और जुड़े कर उन्होंने काम किया। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं खत्री जी का। और हमारे साथ एक महत्वपूर्ण वक्ता हैं श्री दिनेश कुमार महोदय।
आप पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में निदेशक हैं। आप निदेशक होने के, सरकारी महकमे में होने के बावजूद आप परिवहन के क्षेत्र में काफी चिंतनीय विषय रखते हैं और महत्वपूर्ण विषय काम करते हैं। एक छोटी छोटी अध्यात्म से जुड़कर पर्यावरण को देखते हैं। साथ ही मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण वक्ता है श्री अजीत कुमार झा जी। अजीत कुमार झा जी 360 डिग्री के संस्थापक हैं और साथ ही कबाड़ से जुगाड़ के विशेषज्ञ हैं। कबाड़ से जुगाड़ से उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणा बनाई है और उसके बाद जगह जगह पर देश भर में घोषणाओं को लगाया है। चिड़ियों के गौरैया संरक्षण में एक नाम है, एक हस्ती है, साथ ही एक फिल्म मेकर भी हैं। आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ एक और अतिथि हैं श्री पंकज कुमार। आप वर्धा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तब आपने जूते चप्पल से को जोड़कर चिड़ियों के लिए घोषणा बनाया था। आज अपने गांव में चिड़ियों को बसेरा देने में लगे हुए हैं। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण मैं वक्ता नहीं कहूंगा बल्कि साथी कहूंगा, निशांत रंजन। आप इन्वायरमेंट दल योद्धा है और उसके आप नेतृत्व करते हैं, अपने से घोषणा बनाते हैं और लोगों के बीच जा जाकर निःशुल्क घोषणा का आप वितरण करते हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे साथ श्री राकेश खत्री जी, जाने माने नाम, जमीन से जुड़े हुए हैं और लाखों घोषणे बना चुके हैं और लोगों को घोषणा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नन्ही सी प्यारी सी गौरैया के साथ साथ तमाम चिड़ियां जो है जिनके रैन बसेरे को हम इंसानों ने उजाड़ दिया है, कंक्रीट के जंगल बना के उजाड़ दिया है, पेड़ों को काट दिया है, उनको बसेरा देते हैं, घर देते हैं। श्री राकेश खत्री जी से आप एक आग्रह होगा कि आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर कैसे उन्होंने घोषणा बनाने की बहुत शुरुआत की, कैसे लाखों घोषणा बनाकर लाखों चिड़ियों को रैन बसेरा दिया, उन्हें जीवन प्रदान की, उनके बच्चों को लिए अंडे देने के लिए घर दिया। तो राकेश जी से मैं गुजारिश करता हूं कि कैसे अपने इस पर रोशनी डालें, अपने कामों को देखते हुए और क्या संदेश देना चाहते हैं श्री राकेश खत्री जी। जी नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अपनी बात जी संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने गुणीजन जो बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने तुच्छ हूँ। मैं आपको बताऊं तो मैंने कोई ऐसी एनवायरनमेंट की एजुकेशन नहीं ली है, बस एक कर्मठ और फ्रंट वर्कर हूँ एनवायरनमेंट का और करता रहता हूँ काम, शायद इसीलिए इस मुकाम पर पहुंच गया। मेरी शुरुआत बहुत पहले जब मैं 7 साल का था तब चांदनी चौक से शुरू हुई थी। हमारा जो घर था वो 3 मंजिली था, ऊपर की छत के ऊपर एक टीन का एक शेड हुआ करता था और एक कमरा बना हुआ था। तो हम स्कूल से आने के बाद घर में जो भी रंग, कलर, लिपस्टिक, पाउडर जो पड़ा होता था वो उठा के ऊपर पहुंच जाया करते थे। और वहां जाके क्या करते थे कि हम एक टोकरी लगाते थे, टोकरी लगा के उसके नीचे एक डंडी और रस्सी बांध के कुछ दाने डाल के छोड़ दिया करते थे। हम ये देखते थे चिड़िया कब आएगी, और जैसे ही चिड़िया उसके अंदर दाना खाने जाती थी डंडी खींच देते थे। बहुत पाप का काम था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन करा। और उसको पकड़ते थे हाथ से, खूब सारे कलर लगा कर उड़ा दिया करते थे। ये कुदरत का एक बदला है जो अब ये मेरे साथ हुआ शायद, कि जो उस समय मैंने जिस चिड़िया को उड़ाया था, आप जैसे बाकी सहयोगी जो ये काम कर रहे हैं उसी तरह मुझे शायद ये काम मिला कि उस चिड़िया को वापस लाने की मुहिम चलाई जाए। और जब मैं चांदनी चौक में था तो वहां से हम लोग फिर अशोक विहार चले गए। कंक्रीट का जंगल था, कोई घोंसला नहीं दिखता था सर वहां पे उस जमाने में। 1985 की बात है। तब वो नारियल हरा आना शुरू हो गया था दिल्ली में, साउथ से खूब लोग खूब पीते थे और सड़कों के किनारे डाल दिया करते थे। तो हमें लगता था ये बहुत बड़ा हैजर्ड है, इससे गाड़ी टकराती है, कभी कभी कोई टकरा के गिर जाता है। तो हम उसमें से अच्छे अच्छे नारियल जो बड़े होते थे उनको उठा के ले आते थे। रात को 4-5 लड़कों का ग्रुप था, हम लोग उसको चाकू से उसका मुंह खोल के उसमें खूब सारे पुराने अखबार डाल के और उसको 1 दिन के लिए रख दिया करते थे। तो उसका मॉइस्चर अंदर से सूख जाता था। और मॉइस्चर सूखने के बाद क्या होता था, वो थोड़ा सा तो सुकड़ता था, उसके ऊपर कूलर की घास लगा के, फेविकोल या आटे से, और कूलर की घास लगा के और एक डंडी उसके आगे ऐसे बांध दिया करते थे चिड़िया के बैठने के लिए। शुरुआती दौर में वो सक्सेस नहीं हुआ इतना, हमने बहुत कोशिश करी लेकिन इतना नहीं हुआ। 1-2 बार उसमें बुलबुल ने बच्चे दिए। फिर अचानक जब हमें एक दिन ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमने चिक वाले को देखा, वो चिक मोड़ के कुछ बना रहा था, तो उसी टाइम में विचार दिमाग में पौधा कि इससे बात करी जाए। वो हमने उससे चिकों की डंडियां खूब सारी ली, उनको गीला करके खूब अच्छे तरीके से मोड़ा और उसकी राउंड रिंग्स बनाए।
और रिंग बनाने के बाद जब उससे जो घोंसला बनाया, वो घोंसला शायद आप लोगों ने भी अभी शायद नहीं देखा होगा, वो ये घोंसला है। ये पहला घोंसला हम लोगों ने मैंने आपके इस घोंसले को देखा था। जी बताएं। ये जब पहली बार हमने घोंसला एक मोहल्ले के अंदर लगाया, तो हम लोग फोटोग्राफर तो थे ही अखबार के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया में हम दोनों फ्रीलांसिंग करा करते थे, तो कैमरे लेके बैठ गए अपने। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगातार बैठे रहे, लगा कुछ होगा, लगा कुछ होगा। लोग हंसने लगे, अरे यार ऐसे कैसे होगा, चिड़िया अपने आप घोंसला बनाती है, आपके घोंसले में क्यों आने वाली है वो। उसके बाद क्या हुआ, चौथे दिन मेल आया, उसने थोड़ा सा मुआयना करा और फिर वो उड़ गया। कुछ फोटोग्राफ करी, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो एक आया तो सही। थोड़ी देर बाद वो फीमेल के साथ आया, उन दोनों ने खूब अच्छे तरीके से घोंसले का मुआयना करा और मेल अंदर चला गया, बाहर आया और थोड़ी देर के बाद एक तिनका उठा के लिया। वो एक सबसे बड़ी मोटिवेशन थी जो मिली कि हाँ ये अडॉप्ट कर सकती है। तब मोहल्ले के लोगों ने देखा कि अरे ये तो कमाल हो गया, तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। वो पहली बार था जब हमने 20 घोंसले बना के रातों रात वहाँ मोहल्ले में लगाए, और आप यकीन माने कि तीसरे दिन वो सारे के सारे घोंसले अडॉप्ट हो गए। अलग अलग चिड़िया, अलग अलग ग्रुप स्पैरो के आए और उसके अंदर अपना घोंसला बना के बैठ गए। वो लोगों को बहुत पसंद आई ये वाली बात। फिर मैं दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के साथ उनके घर पे बच्चों की एजुकेशन का कुछ काम करता था, तो उन्होंने मुझे गड़ी मालू जंगल था वहाँ भेजा कि अच्छा वहाँ कुछ काम कर रहे थे वो लोग, बैम्बू के पेड़ लगा रहे थे। तो वहीं जंगल था, उसमें घास कटती थी, तो मैं घास को जोड़ जोड़ के गोल करके इसी तरीके से पेड़ों पे लगा दिया करता था। तो बहुत पुराने माली थे, वो जो रिटायरमेंट की अर्ज पे थे, तो वो मुझे मिले एक दिन, उन्होंने मुझे बुलाया, तो बुला के उन्होंने मुझे मेरे हाथ में कुछ दिया, बोले ये तुम रखिए। मैंने कहा ये किस चीज के लिए? बोले इसके लिए है कि तुमने जिनका घर हम लोगों ने छीना, तुम उनको घर दे रहे हो, इससे बड़ी तुम्हारे लिए और कोई बरकत नहीं होगी कि तुम जिंदगी में अब कभी खाली नहीं बैठोगे। और यकीन मानिए 2008 से आज 2021 आ गई और आप लोगों के सामने आया। आप लोगों के आने का मेरा बहुत मन था। पिछले साल जब आप लोग वर्कशॉप कर रहे थे तो मैंने एंटर किया, लेकिन तब तक वो लंबी स्पीच चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद अभी मेरा बोलने का कुछ मौका नहीं आएगा, तो मैं धीरे से एग्जिट कर गया। बाद में मुझे आपका नवसारी में एक वर्कर है जो आपके संग जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से खूब काम करता है, उसने खूब लड़ाई करी मेरे से कि आप हटे क्यों, आपको रहना चाहिए था, वहाँ इतने सारे लोग थे, आप अपनी बात रखते। लेकिन देखिए खुदा ने आज संजय जी के थ्रू मुझे वो मौका दिया, और निशांत का इसमें शायद बहुत बड़ा योगदान है कि उसने संजय जी से मिलवाया और मैं आप लोगों के सामने आ पाया। मैं सच में आप लोगों के सामने तुच्छ हूँ, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, बस मैंने ये किया कि मैं कर्मठता से पूरा और जोर से उसके अंदर लगा रहा और बच्चों को सिखाता रहा। बच्चों को मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि मुझे लगता है कि घोंसला, उनकी अल्फाबेट की किताब में पहला शब्द होता है एन, उसमें नेस्ट ही होता है, और घोंसले से हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। आपके घर में जब चिड़िया घोंसला बनाती है, आप कितनी बार देखते हैं उसे दिन में, कब चिड़िया आई, कब बच्चों को खाना खिला रही है, कब वो उड़ के जा रही है। मेरे घर में तो बहुत कहा जाता था, मेरे दादाजी बहुत गुस्सैल थे, और उनके कमरे में ऊपर पंखे के ऊपर जब चिड़िया कोटर में घर बना लेती थी तो वो कहते थे पंखा नहीं चलेगा, अगर पंखा चलाया किसी ने तो मैं कान काट दूंगा तुम्हें। और तब से ये डर एक दिमाग में बैठ गया कि पंखा नहीं चलाना। तो वो चीजें चलती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, टीचर्स ने बहुत सहयोग दिया, आप जैसे लोग मिलते गए जिन्होंने अपने शहरों में बुलाया, खूब अच्छे तरीके से करा। पैन इंडिया बेसिस के ऊपर मैंने इतनी वर्कशॉप करी है तो वाकई में याद नहीं रहता। अब मुझे लगता है कि अब वर्कशॉप हट गई हैं, अब यंग पेरेंट्स ने अपनी कमान संभाल ली है, क्योंकि मैं जब भी वर्कशॉप करता हूँ मैंने देखा 30 से 35 40 साल के जो यंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है कि वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। हम कुछ लोग हम उम्र होंगे, हमारे टाइम में स्कूल में ये चीजें नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ कभी डांस का एक प्रोग्राम साल में स्पिक मैके का हो जाता था, पर ऐसी क्रिएटिविटी की चीजें नहीं होती थी, या कागज से कभी फूल बनाने का कुछ दिखा दिया जाता था। लेकिन अब ये बहुत अच्छा एक साइन आया है कि यंग पेरेंट्स को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, एनवायरनमेंट को बचाया जाए। और मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए हमारे पूर्वजों ने हमें कितनी खूबसूरत चीज दी थी। एक फॉग होता था, धुंध होती थी, मजा आता था उसके अंदर, और हमने अपनी आगे वाली जनरेशन को क्या दिया, स्मॉग। और अगर हम अब भी नहीं संभले तो ये जनरेशन आगे क्या देगी हमें नहीं पता। तो समय रहते हमें अब चेत गए, बच्चे भी चेत गए। मेरे संग 2.5 लाख से ज्यादा बच्चा जुड़ा हुआ है अलग अलग ग्रुपों के अंदर, और सबसे अच्छा लगता है जब वो घोंसला ले जाते हैं और फिर वो लगाते हैं। जब मैं लास्ट ईयर कपिल शर्मा के शो में गया तो एक सबसे अच्छा साइन ये मिला कि कपिल शर्मा ने हमसे बहुत सारे घोंसले लिए और उसने काफी लोगों को बांटे, और वो टेट्रा पैक का घोंसला जो हमने बनाया वो तो शायद मुझे लगता है सबसे ही अच्छा साबित हुआ। ये देखिए, ये 100% रिसाइकल्ड है, इसके अंदर प्लास्टिक भी है, इसके अंदर सब कुछ मिला हुआ है, और इसको हमने जो बनाया है तो अब तक हम
मेरा ख्याल 64,000 से ज्यादा बना के दे चुके हैं। और अब जो लॉट आया है, जिस फिल्म के माध्यम से मैं संजय जी को मिला, उस लॉट के बाद तो हमारे पास इसको अभी सप्लाई करने की ताकत नहीं बचेगी, क्योंकि इतने ऑर्डर पेंडिंग हो गए हमारे, करीबन 22,000 घोंसलों के ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं इसके। और ये हम बड़े सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर सीधा सा दे देते हैं उनको, कहते हैं आप लगाइए और लगाने के बाद एक फोटोग्राफ जरूर शेयर करिएगा हमारे से। और क्योंकि चिड़िया, मुझे लगता है वो चिड़िया हम लोगों के सबके बचपन से जुड़ी हुई है हमारे साथ। चिड़िया उड़ घर के अंदर हम गेम खेला करते थे, उस चिड़िया को लेके हम अपने बच्चों को खाना खिलाया करते थे। मुझे बचपन की याद है, हमारे दलान में जब हमारी दादी पानी दिया करती थी सूरज को, और जब वो पानी चढ़ाती थी उसमें चावल की कुछ कनकी डाला करती थी, और जैसे ही पानी वो जमीन पे गिरता था वो खुदक के चिड़िया 4-5 वहां आ जाती थी और वो खाना शुरू कर देती थी। आप लोगों को अपने दूरदर्शन का वो गाना भी याद होगा, जो बहुत एक अच्छा गाना है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। अब हम बच्चों को सुनाते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी उससे जुड़ जाते हैं, उनको लगता है ये गाना कितना अच्छा, जबकि वो एनिमेशन 2D से भी बहुत नीचे की कैटेगरी की थी, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल गाना हुआ। तो मुझे लगता है ट्रेडिशनल चीजों को मिला के जो हमने करा वो बहुत सार्थक रहा। इस साल का मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, वो सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए मिला कि मैंने 22 को पुरानी चीजों से घोंसला बनाना, अभी मैं डिब्बों से घोंसला बनाना, क्योंकि पैंडेमिक टाइम था, हम जा नहीं पाते थे, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने करीबन 10,000 अलग अलग लोगों और बच्चों के साथ हमने घर में जो सामान होता है उससे घोंसला बनाना शुरू करा, और वो बहुत सक्सेस हुआ, लोगों ने लगाया और पसंद आया। मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग, आप सब जितने लोग बैठे सब ने अपने अपने स्तर पे ये काम किया है, इससे बड़ी ब्लेसिंग हम लोगों को नहीं मिल सकती कोई, कि हमने किसी दूसरे का घर जो उजड़ गया था उसको बसाने की एक सार्थक पहल करी। जी बताइए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ आ गई संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश खत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से विकास की अंधी दौड़ में हमने चिड़ियों के जो अपने हमारे घर में आती थी, खुदकती थी, और उसे डब्बे पकड़ के रखते थे और उड़ा देते थे। हालांकि बचपन गुजरता था, सब तो बचपन गुजरा है, और आज वो हमसे दूर हो गई है। और विकास ने खासकर, और पेड़ कट गए हम, और जिस तरह से कंक्रीट का इमारत बन गया, और आपने घोंसलों की जो एक क्रांति लाई, इसे मैं क्रांति की शब्द इस्तेमाल करूंगा इसलिए कि अगर क्रांति नहीं होती तो आपको नेशनल अवार्ड मिला, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आप दर्ज हुए, और ये एक संदेश है। इससे कोई आपका कोई मॉनिटरिंग फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपने जो काम किया उस काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज भी हमारे देश में कई लोग घोंसले बनाते हैं और उसका व्यवसाय भी हो रहा है, लेकिन आपने कबाड़ से घर में जो पड़ी चीजें हैं उससे आपने घोंसला बनाकर एक क्रांतिकारी कदम का आपने आह्वान किया। मैं अभी चलता हूं, हमारे साथ श्री दिनेश कुमार हैं, निदेशक है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पटना में। महोदय आपसे जी हाँ जी मैं बोलना चाहूंगा संजय जी, अभी एक बहुत अच्छी क्रांति में लेके आया। मैंने करीबन 100 बिल्डर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, उसमें पैसा नहीं ले रहे हैं वो, सिर्फ बर्ड हाउस का एक पैसा ले रहे हैं, और अपने घर जो उनकी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें ऑलरेडी एक आला लगा के वो बर्ड हाउस को फिक्स कर रहे हैं जी। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा साइन है कि वो लोग कर रहे हैं इस चीज को। और बरेली में एक घर के अंदर 40 बर्ड हाउस लगाए थे, अभी उन लोगों ने मुझे शेयर किया कि उसके अंदर 35 पूरे बर्ड हाउसेस के अंदर चिड़िया ने अपना घर बना लिया है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज है बहुत, एक आला फिर दोबारा से आले की परंपरा आ रही है और उसमें आपने बर्ड हाउस लगा दिया और उसमें चिड़िया आ जाती है। बिल्कुल, आपने खत्री जी बहुत सही बात कही कि जिस तरह से मुंबई हाई कोर्ट ने एक अपार्टमेंट में जब लोगों ने चिड़ियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की थी तो वो बिट करती थी, गंदा करती थी, तो नीचे के अपार्टमेंट के लोगों ने कंप्लेन किया, मामला कोर्ट में भी गया और उस पर काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन आपकी यह पहल एक रोशनी की तरह है और देश के तमाम जो बिल्डर है, क्योंकि पूरे शहर में कंक्रीट का जंगल बन चुका है, अगर हर इमारत में, हर बिल्डिंग में अगर बॉक्स लगा दिया जाए, बल्कि झूले भी लगा दिया, मैं अपने घर में झूला लगाया हूँ। झूले का मतलब है कि अगर बांस की फट्टी, लोहे का एक रड लगा दिया जाए तो चिड़िया उस पर बैठकर विश्राम करती है, आराम फरमाती है। तो मैं चलता हूँ अब श्री दिनेश कुमार महोदय के पास और उनसे आग्रह करता हूँ कि आज के जो विषय है इस पर थोड़ी रोशनी डालें, प्रकाश डालें। श्री दिनेश कुमार जी। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी सुन रहा था राकेश खत्री जी को, मुझे विषय प्रवेश करना था
लेकिन राकेश खत्री जी को सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा हम लोगों के लिए, और उन्होंने अपना समय भी दिया। तो मैं अपनी बात जो है खत्री जी की ही बात से शुरू करता हूँ। मैं तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, जैसा कि संजय जी ने मेरा परिचय दिया कि भाई पर्यावरण चिंतक। तो ये बात सही है कि मैं पर्यावरण की जो है चिंता भी करता हूँ और चिंतन भी करता हूँ, और सच कहा जाए तो मैं करता नहीं हूँ, ये हो जाता है, और ये मेरे लिए बड़ी बात है। जैसा राकेश खत्री जी ने इस चीज़ को बहुत ही बचपन में ही अनुभव कर लिया था, और मैं तो उनके जो है उनकी विनम्रता का भी फैन हो रहा हूँ। पहली बार मिला हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने पर्यावरण की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली। तो खत्री जी, मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा शुभ संकेत है कि आपने पर्यावरण की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। आपके लिए एक सिलेबस हो जाता और आप उसी सिलेबस के अंदर घूमते रहते। आपने अपना सिलेबस जो है नेचर के ऊपर छोड़ दिया और अपने आप को गौरैया से जोड़ लिया, और उनके रोटी कपड़ा और मकान जैसी जो फिल्म हमारी है, तो उन्हें तो कपड़ा नहीं चाहिए, लेकिन उनके रोटी और उनके आवास की जो व्यवस्था में आपने अपने जीवन को झोंक दिया है। तो आप जैसे लोगों को देखकर ही हम जो है पर्यावरण की ओर ज्यादा उन्मुख होते हैं, और फिर पता चलता है कि नहीं, ये रास्ता सही है। तो मैं आपकी बात सिर्फ यही कह रहा था। मैं एक उदाहरण दूंगा, हमारे साथ बहुत सारे आज श्रोता जुड़े हुए होंगे, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो मुझे देख रहे जी होंगे। टीवी पे हम लोग देखते हैं आजकल जो है 4K 8K 16K तक में जो है नेचर की जो है जी ब्यूटी दिखाई जाती है। जी जी उसे अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप उसमें 2-3 तरह की वैरायटी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब एक बार हम देखते हैं कि कोई रेगिस्तानी इलाका या कभी अंटार्कटिका जैसा इलाका देखते हैं जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, थोड़ी देर अगर आप देखते हैं तो मेरा अनुभव है, आपका अनुभव अलग हो सकता है, आपको उसमें थोड़ी बोरियत महसूस होगी। फिर आप देखते हैं कि अरे अचानक उस मरुस्थलीय इलाके में एक सांप घूम रहा है, एक कोई छोटे से चूहे जैसी चीज कोई घूम रही है, कहीं एक बित्ते की भी हरियाली दिख जाती है, आपके मन में एक दूसरा भाव आ जाता है। आप नेचर को और ज्यादा उसकी गहराई से जुड़ जाते हैं, आपकी बोरियत खत्म हो जाती है। तो ये जो है हरियाली है, पशु हैं, पक्षी हैं, चिड़िया हैं, या जो भी जीव जंतु हैं, ये जीवित और अजीवित जो दो चीजें हम लोग पर्यावरण को दो तरह से हमने बांट के देखना शुरू किया है। तो जैसे ही उसमें से जैव यानी जीवित ऑर्गेनिज्म जब हट जाता है तो हमें वो नेचर जो है अधूरा लगने लगता है। शायद हम लोग इसी नेचर से पूरी तरह जुड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं, जिसमें खत्री जी शामिल हैं, अजीत झा जी हमारे आज जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल काम किया है, पंकज जी हैं, और सबसे यंग में किसान जुड़े हुए हैं। मैं इनकी भी जो है इनका जो प्रवृत्ति एटीट्यूड हम कहते हैं, शब्द सही मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इतनी कम उम्र में इनकी ऐसी जो है प्रकृति के प्रति जो आस्था है, ये सब शुभ संकेत हैं। जैसा खत्री जी ने कहा, खत्री जी ने ऐसा बांध दिया है हमें कि हम इस विषय से आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना था। दूसरी एक बात और मैं कह रहा हूँ कि कभी आप सब्जी मंडी में जाएं, जहाँ आलू और प्याज के बड़े थोक विक्रेता बैठे होते हैं, वहां पर आपको अन्य तमाम जो सब्जियां हैं वो नहीं दिखेंगे, सिर्फ आलू और प्याज दिखता है। क्या आप उसे सब्जी मंडी कहते हैं? नहीं, कहेंगे क्या आलू मंडी गया? तो आलू में सब्जी और आलू, हमें यही नेचर ने कहा है कि भाई सिर्फ आलू ही सब्जी नहीं है, मैंने बहुत सब्जियां बना रखी हैं, आप सभी का आनंद उठाएं, सभी के साथ मिलजुल कर रहें, सभी को जीने का मौका दें। और सच बात तो यह है कि ये हर चीज जो है, एक जीवित चीज दूसरे जीवित चीज का कारण है। ये बात हमें समझ लेनी बहुत आवश्यक है कि अगर एक जीवित चीज को हम खत्म करते चले जाएं, कैसा होगा? कल्पना कीजिए, इस धरती पे सिर्फ मनुष्य या ऐसी 2-4 प्राणी नजर आए, बाकी सभी प्राणी खत्म हो जाए, इस धरती पे चारों ओर सिर्फ कंक्रीट के जंगल हम बना दें, क्या हम उस नेचर में रहना पसंद करेंगे, जिसे मैं देखना पसंद नहीं करता? मैंने इसलिए कहा कि वो 4K वाली वीडियो बहुत सुंदर वीडियो है, हाई डेफिनेशन में है, आप उसे देखें। क्या आपका अनुभव मेरे अनुभव से अगर थोड़ा अलग भी हो तो कोई बात नहीं है, पर मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप अनुभव कर कर देखें कि हम अपर्याप्त रूप से इस प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। और आज ये जो हमारी कोशिशें हैं, और मैं एक चीज और भी कहूंगा, इसमें मैं कोई दर्शन और धर्म अध्यात्म नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है, सुना है, लोगों से सीखा है या स्वयं पढ़ा है, आप देखें, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है इस पृथ्वी पे।
आप चाहे बौद्ध दर्शन की बात कर लें, या जो हमारे हिंदू शास्त्रों की बात आप कर लें, या अगर जो लोग मॉडर्न साइंस पे बिलीव करते हैं वो देख लें कि पोस्ट क्वांटम फिजिक्स एरा में क्या कहा गया है। यही कहा गया है, जो हमारे साइंटिस्ट फिजिसिस्ट भी कह रहे हैं कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम सभी चीजों से जुड़े हुए हैं तो हम एकमात्र अलग होकर कभी भी नहीं रह सकते। ये इंटरकनेक्टेड होना जो है हमारे सहजीविता का लक्षण भी है, जरूरत भी है, पहचान भी है। हम एक दूसरे के साथ ही जी सकते हैं, सिर्फ अकेले, चाहे वो इंसान हो चाहे वो गौरैया हो, वो सिर्फ अकेले इस नेचर में, इस पृथ्वी पे ही अगर हम बात करें, नेचर तो बहुत बड़ा है, हम नहीं रह सकते। तो ये मेरा ये कहना था कि ये जो है ये विषय इसलिए बहुत ही ये हो जाता है। दूसरी चीज ये है, कई बार हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई, हाउ वी आर कनेक्टेड विथ नेचर। नेचर जब मैं कहता हूँ तो हम नेचर के एक पार्ट हैं, हम कैसे उससे जुड़े हुए हैं। आप देखें कि जैसे मान लें भोजन की बात पिछले वेबिनार में भी कहा था, हमारा भोजन जो आता है उसमें कितने लोगों का जो है उनका योगदान होता है। आप देखें कि हम उसमें क्या चाहिए, हमें किसी भी, हमारा जो भोजन है, अगर मैं शाकाहारी हूँ या मांसाहारी हूँ, तो प्लांट से आता है या ऑर्गेनिज्म से आता है। एक पौधा, एक जीव जंतु अपने आप को पूरी तरह विकसित करता है, फिर जब वो किसी दूसरे के उपभोग के काबिल हो जाता है, फिर वो अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देता है कि लो भाई मेरा उपभोग करो, मैं आलू हूँ मुझे खाओ, आप सेब हो आप मुझे खाओ। लेकिन इसका एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन, और एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूंगा, सस्टेनेबल बैलेंस बना रखा है नेचर ने। कोई जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई जरूरत से कम नहीं हो सकता। ये हमारी गतिविधियां हैं जो हम आकर के यहाँ पर जो है अपनी इन सब चीजों को लगाते हैं। तो प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, और उसके साथ साथ उसके पर्यावरण है, ये सब जब एक दूसरे के साथ, तब जाकर हमें बोले तो मनुष्य हो या अन्य जीव हो, हमें अपना भोजन मिलता है, हमें अपना आवास मिलता है। इस कड़ी को असंतुलित करने का कार्य जितना कम से कम हम करें, हमारे लिए उतना ही बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात यह है, आज हम सभी लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस बात को समझने के बावजूद इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इन लोगों को समझ, वो ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म हो, उचित वातावरण हो, खाद पानी हो तो चीजें आ जाएंगी। में एक जो है अदृश्य चीज है, वो है अनकंडीशनल लव। प्रकृति में हर एक चीज, एक पौधा अपने को बड़ा करने के बाद जब फल देता है, वो कोई कंडीशन नहीं लगाता है, वो अनकंडीशनल लव है उसका कि मैंने ये उत्पादन कर दिया, अब इस उत्पादन का आप उपभोग करें। तो खैर बात ये हो रही थी कि हम लोगों ने आज जो विषय रखा है वो है गौरैया और घोंसला। मैंने पर्यावरण के साथ जोड़ के इसको जो देखा, मैं तो इस में कोई बहुत ही कार्यशील और बहुत ही जिसको कहें एक्टिव पर्सनालिटी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत सोच है। तो घोंसले की बात है तो सबसे पहली बात ये होती, क्या घोंसला जरूरी है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा असहमत और सहमति की बात नहीं कर रहा हूँ। जीव जंतुओं के लिए उस तरह का घोंसला जरूरी है जिस तरह का घोंसला हम अपने लिए बनाते हैं। हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि उनका घोंसला उनके हिसाब से कितना सटीक हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास उत्पादन क्षमता है, हमारे पास उत्पादन की तकनीक है। तो हमें उनका घोंसला उस तरह से बनाना चाहिए जिस तरह से उन्हें उनकी जरूरत है, ना कि हम अपनी सोच के आधार पे। दूसरी बात यह है, तो आज मैं जानूंगा भी, थोड़ा बहुत जान भी रहा हूँ ऐसे वेबिनार के सहारे, कि भाई ये घोंसला कहाँ पे बनाती है चिड़िया, कहाँ वो बनाना पसंद करती है, कैसे वो किस तरह का घोंसला बनाना पसंद करती है, कैसे बनाती है वो। सबसे बड़ी बात, हम इंसान को घर बनाते हैं और ताउम्र उस घर में रहना चाहते हैं। क्या चिड़िया भी या गौरैया भी उसी तरह का घोंसला बनाती है कि एक बार घोंसला बनाई हमेशा के लिए रहे? नहीं, उसका एक खास उद्देश्य होता है, वो उस तरह का घर बनाना चाहती है, इसलिए उसके घर के डिजाइन अलग हैं। वो हमारे डिजाइन के हिसाब से वो सूट करे, इससे बेहतर ये होगा कि हम अपने डिजाइन को उनके हिसाब से सूटेबल बनाएं। इस बारे में जो है अजीत जी, पंकज जी आगे प्रकाश डालेंगे, हम उनको सुनना चाहेंगे। तो और दूसरी एक बात और भी है, आज जो है घोंसले की जो हम बात कर रहे हैं, घोंसला तरीके से समझते हैं, लेकिन आज मैं इसको कोरोना से जोड़ के देखना चाहता हूँ। कोरोना एक महामारी के रूप में हमारे यहाँ पर आई है। अब ये कोरोना और गौरैया का या अन्य जीव जंतुओं का या पौधों का क्या संबंध हो सकता है? तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। ये जो महामारी है या ये जो बीमारी है, इसके फैलने या फैलाने, इससे बचने
या बचाने, इसमें क्या गौरैया की कोई भूमिका है? मैं इसकी अच्छी भूमिका करता हूँ। अगले वेबिनार में जो है मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस बारे में भी बात करूंगा। पिछले संडे हम लोगों ने नहीं कर सके। ये पूरा एक साइकिल है जो मुझे पहले भी सुन चुके हैं। मैं यही बात कहता हूँ, इस साइकिल को जैसे ही हम डिस्टर्ब करते हैं, चाहे हमने गौरैया को डिस्टर्ब किया, गौरैया का साइकिल जो है उसका जो प्राकृतिक चक्र है वो असंतुलित हुआ, और इसके जो परिणाम आते हैं ये कैसे हमें महामारी तक पहुंचाते हैं, ये पहले भी रहा है। और एक प्राकृतिक संतुलन की जो मैं बात करता हूँ, महामारी पहली बार नहीं आती, लेकिन ये महामारियां ऐसी जो हमारे पास आती है वो इंसानी समाज को इतना ज्यादा फर्क पहुंचाती है, अन्य जीव जंतुओं को इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका कारण है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये मैं कोरोना से संभवतः ये आउट ऑफ प्लेस होकर के इन चीजों को जोड़ दिया। खैर मैं अब अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। खत्री जी पुनः आ गए हैं। मेरे कहने का ये है कि आज हम जीव जंतुओं के प्रति जो हमारा जो रवैया है या हमारा जो दृष्टिकोण है, जो जिस तरह से हम उन्हें देखते हैं, वो हम मनुष्य के रूप में थोड़ी सी अंतर अगर हम कर दें कि हम उन्हें मनुष्य के रूप में ना देखें, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा पर्यावरण अलग है, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म अलग है, हमारा पालन पोषण अलग है, और उसके अलावा जो है नेचुरल पर्यावरण के अलावा हमने कई तरह के पर्यावरण बना रखे हैं। हम तो हमारे हिसाब से हम दूसरे जीव जंतुओं को उसी स्केल से नहीं देख सकते हैं। तो ये मेरा कहना ये है कि हम जो है मनुष्य के दृष्टिकोण से अन्य प्राणियों को, गौरैया को खास करके ना देखें, बल्कि मनुष्यता के हिसाब से देखें। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। राकेश जी को, अजीत जी को, पंकज जी को, निशांत को, सबको, संजय जी को, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया आपने बोलने का। शुक्रिया। संजय जी। शुक्रिया श्री दिनेश कुमार महोदय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गौरैया हो या कोई बिछड़िया हो या घोषणा को उनके हिसाब से, मनुष्यता के हिसाब से तो देखे ही देखे, लेकिन जो चिड़ियों का घोंसला है, जो चिड़िया घोंसला जो बनाती है, हर चिड़िया का घोंसला बनाने का अपना अपना सिस्टम होता है और उनके नजरिए से उसको देखने की जरूरत है। जैसे खत्री जी का मैंने काफी काम को नजदीक से देखा है। वो जिस तरह के मटेरियल्स के इस्तेमाल करते हैं, नारियल को लेकर उसमें ऊपर से कवर करके, फिर उन्हें एक बत्ती, बांस की बत्ती लगा के, फिर कपड़े से लगा के, फिर उसके नारियल के खोल से लपेट कर, और फिर जो वेस्टेज हैं लकड़ी के हैं गत्ते, उनको लगाकर वो बॉक्स बनाए। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे गौरैया को ही देखे, गौरैया को घोंसला बनाना कतई नहीं आता है। जो मेरा 12 साल का अनुभव है, उसे घोंसला नहीं आता। वो जहां तहां जो खो होता है, जैसे कि पाइप होता है आपके घर, हमारे घरों में बाथरूम के अंदर वो प्रवेश कर जाती है, और बाथरूम के अंदर में जो पाइप होता है उसके कोने में वो घास फूस रख कर वो बनाती है। मेरे घर के अपार्टमेंट के बगल में एक केबल का बॉक्स है, केबल के बॉक्स में वो छोटे से स्पेस में वो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां तहां जाने का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े खो में चली जाती है। खत्री साहब के घोंसले को देखेंगे तो उनके जो प्रवेश करने का द्वार है वो 32 mm से ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा रेडियस होता है ताकि गौरैया ही जाए या कोई उससे थोड़ी बड़ी चिड़िया जाए। देखिए उनका रेडियस कितना छोटा है। ये बया पक्षी ऐसे ही घोंसला बनाती है। तो खत्री साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। और साथ में कौवा का घोंसले को आप देखेंगे तो वो अपना इतना मजबूत घोंसला बनाता है। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये कि उसको लोहे का भी का इस्तेमाल करता है, तार का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अप्रैल में वो घोंसले को बनाता है और पेड़ों पर बनाता है, उसमें आंधी तूफान आती, उसके घोंसले नहीं गिरते। उसी तरह मैना में कई तरह के मैना है, वो भी बनाती है पेड़ों पर, लेकिन जो कॉमन मैना है वो पेड़ पर नहीं बना पाती, वो घरों में बनाती है। आप घोंसले, गौरैया के लिए अगर घोंसला बनाएंगे, बड़े मुंह रखेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाती है। मेरे 3 घोंसले पर, लेकिन इस पर रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। आज के हमारे महत्वपूर्ण जो वक्ता हैं, जो कबाड़ से जुगाड़ का मतलब, जैसे खत्री साहब ने कहा कि कई घर के वेस्टेज चीजों को लेकर उन्होंने घोंसले को बनाया था, उसी तरह हमारे बीच है श्री अजीत कुमार झा जी, फिल्मकार भी हैं, निर्देशक भी हैं और खास सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, और कई वेस्टेज चीजों को लेकर ये भी बच्चों के बीच में, बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, उनके बीच जाते हैं और घोषणा बनाते हैं। और आपकी जो मन में जो आशंकाएं आई थी घोषणा को लेकर और कैसे उनके लिए घोषणा बनाया जाए, तो ये रोशनी डालेंगे अजीत झा जी, श्री अजीत झा जी। संजय जी जी खत्री एक मिनट, अजीत जी खत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।
जी मुझे अजीत जी को जी, खत्री सुनने का जी। बहुत मन था अजीत जी को सुनने का, पिछली बार भी नहीं सुन पाया था। मैं थोड़ी देर की इजाजत चाहता हूँ, उनका इंतजाम करके मैं फिर वापस ज्वाइन कर लूँ, अगर आप मुझे इजाजत जी दे जी तो। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। इसकी रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है ही ना सारी। हाँ हाँ, नहीं जी, भी फेसबुक मैं पर अजीत रिकॉर्डिंग जी को रहेगी। बड़े मन से जी अजीत जी जी को सुनना चाह रहा था मैं। जी जी, मुझे तुम पता है थोड़ी सी आपको देर के लिए मुझे माफी। जी 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 जी, जी जी, कोई बात थैंक नहीं, यू, कोई थैंक जी यू सर, बिल्कुल थैंक यू, मैं थैंक यू। जी और मैं अजीत अपनी जी, तरफ आपने से एक बात आपको कह सकता हूँ कि आप लोगों को कभी भी मेरे से कहीं भी किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग की जरूरत हो, सामान चाहिए हो, बेहिचक आप मुझे फोन करें। मेरा नंबर संजय जी के पास है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर बिल्कुल दें, बिल्कुल मैं बिल्कुल हमेशा आप बिल्कुल लोगों के साथ तैयार हूँ। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक जी यू। नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलते हैं श्री अजीत झा जी के पास, और अजीत झा से जानते हैं किस तरह से कबाड़ से जुगाड़ से उन्होंने घोषणों को अंजाम दिया, और लोगों के घरों पर जो अपार्टमेंट कल्चर में जी रहे हैं उनके बीच उन्होंने घोंसले लगवाए, और चिड़िया उनके घोंसलों में आई, तो कैसे उन्होंने अंजाम दिया, और दिनेश सर की जो आशंकाएं थी चिड़ियों के अनुरूप घोंसलों का, उस पर रोशनी डालेंगे श्री अजीत झा जी। जी जी जी, धन्यवाद संजय जी, सभी को नमस्कार। मैं अपनी बात यहाँ शुरुआत करूँगा कि छाया सबको चाहिए, पेड़ कोई नहीं लगाएगा। जल सबको चाहिए, पानी कोई नहीं बचाएगा। तो ये जो विषमता है, ये जो बदलाव है, ये जो स्वभाव है, इसको बदलने की आवश्यकता है। उसी से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रहा गौरैया की बातें हम लोग करने के लिए बैठे हैं। राकेश जी ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अनुभवी गुणी शिल्पकार कलाकार हैं। दिनेश जी ने बहुत अच्छे अनुभव किए, उनका अपना अनुभव है, अधिकारी हैं, कार्यरत अधिकारी होते हुए भी पर्यावरण से इतना सरोकार रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं तो भाग्यशाली मानता हूँ कि आप सबों के बीच में मुझे ये मौका मिला है संजय जी के द्वारा। तो अब ये आते हैं गौरैया वाले पक्ष पे। तो जैसे मैंने कहा, दो चीज़ें, तो ये हम सब जानते हैं कि गौरैया का इतिहास है 10,000 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास है। और एक गाना हम लोग गाते हैं कि डाल डाल पे बैठी है सोने की चिड़िया, वो जो गाना है वो बिल्कुल साक्ष्य, बिल्कुल सही है ये बातें। तो गौरैया का स्वभाव उसको समझने की ज़रूरत है। गौरैया दुनिया की एकमात्र पक्षी है जो घरों में वास करती है, या घरों में वास करती थी। ये सबसे पहले जाने, बाकी कोई ऐसी पक्षी नहीं है जो घरों में वास करे। आप देखिए, अपने आगे पीछे उठा के देखिए, बचपन से हम सब लोग इस माहौल में जी रहे हैं, कोई ऐसी पक्षी नहीं है जो स्वाभाविक रूप से या स्वभावतः अपने घरों में, आपके घरों में, हमारे घरों में निवास करे, वास करे। कौवा वास नहीं करती है, मैना वास नहीं कर सकती है, तोता को हम पिंजरे में रखते हैं तो घर में रहती है। आप देख लीजिए, खुले में रख के नहीं रहेगी। तो उसका स्वभाव समझने की आवश्यकता है, पहली तो ये बात। दूसरी बात, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि बिल्कुल उसके अनुरूप बनाना चाहिए घोंसला। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात के लिए। जब मुझे अपने हिसाब से जीने का अधिकार है तो उसे भी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। पर अभी जो स्थिति है गौरैया की, अभी आप ये समझ लीजिए कि गौरैया जिस स्थिति में है उसको हम ये कह सकते हैं कि अभी वो बिल्कुल रिफ्यूजी है। आप ये मान के चलिए। तो आप अभी उसको शेल्टर देने की आवश्यकता है। जैसे रिफ्यूजी को हम सब या जहाँ भी रिफ्यूजी हैं उनको एक शेल्टर दिया जाता है, एक व्यवस्था की जाती है, वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। तो आप अभी उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा दिनेश जी ने कि उसके हिसाब से उसको जीने का है, बिल्कुल है। क्या हम उसके लिए कोई जगह छोड़ा? क्या हमने पेड़ पौधे छोड़े? क्या हमने खुली जगह छोड़ी? नहीं छोड़ी, बिल्कुल नहीं छोड़ी हम लोगों ने। वो कहाँ जाएगी, कहाँ अपना बसेरा बसाएगी? हम आप सब जानते हैं कि उसे घोंसला बनाने नहीं आता है। वो घरों में रहने वाली जीव है, नन्ही सी जान है। तो ये समझने की आवश्यकता है। इसीलिए अपने अपने तरीके से सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको शेल्टर किया जाए। आखिर कहीं तो उसका घर तो होगा। तो हम आप सब इसी प्रयास में हैं कि उसको शेल्टर दें। आहिस्ता आहिस्ता ये व्यवहार बदले। हम बच्चों के बीच में काम करते हैं, स्कूली बच्चों को ट्रेन करते हैं। अभी देख लीजिए, समाज में या दुनिया में सबसे बहुत बड़ा इशू है वेस्ट का, कबाड़ का। अगले 20-25 वर्षों के बाद इंसान से ऊपर कबाड़ हो जाएगा। ये साइंटिफिक चीजें हैं, ये डेटा में है। 2025-2030 के बाद
कहीं भी जगह नहीं मिलेगा कि हम अपने कचरे कहाँ फेंकें। कहाँ तक जाएंगे? पहले परसा में था, गया चला गया, कहाँ तक जाएंगे? जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन का दोहन भी तो हो रहा है। कबाड़ किधर रखेंगे? एक घर में तकरीबन प्रतिदिन 2 परिवार 3 परिवार के, अगर 4 परिवार के लोग, 4 सदस्यों के लोग हैं, तो समझिए कि एक घर से 29 तरह का हम वेस्टेज निकालते हैं प्रतिदिन। आप गिन लीजिएगा हाथ पे, मैं उतना समय नहीं लेना चाहूँगा। तो 29 से 30 तरह की चीज़ें हम प्रतिदिन अपने घर से निकालते हैं। अब जोड़ लीजिए कि 4-5 सदस्यों का परिवार अगर हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए अब आप कि कितना कबाड़ा हम डेली निकालते हैं। तो मेरा ध्यान इस ओर गया, क्यों ना कबाड़ से इन चीज़ों को बनाया जाए। तो हम बच्चों के बीच में काम करते हैं, आने वाले बच्चों ही इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जैसे मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, अगर आप कहें तो। जैसे मेरे पास में अभी जैसे कुछ चीज़ें हैं सर, जैसे घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं। बिल्कुल दिखाइए। ये देखिए घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं। ये मेरे पास पड़ी हुई थी कुछ, हम लोग कभी कभी कुछ बाहर से खाना मंगाते हैं, तो पड़ी हुई, मैं इसको रखता हूँ, फेंकता नहीं हूँ। इसमें ऑलरेडी होल किया हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। घर में रस्सी रखी हुई है, ये मैंने बांध दी, मैंने आप हैंग कर दीजिए। अब इस पर गौरैया है कि बैठेगी, खाएगी, पीजेगी, निकल जाएगी। तो ये एक उसके लिए शेल्टर हो गया, एक टेम्पररी एक अरेंजमेंट हो गया उसके लिए। इसी तरह से अगर आप देख लीजिए, घर में डब्बा पड़ा हुआ है, ये डब्बा हमारे पास पड़ा हुआ रहता था, तो आप इसको 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल रखें तो या इसको यहाँ से आप कांटे में दीवार में फिक्स कर दें। वर्टिकल रखेंगे तो आप इसको रस्सी से बांध दें ऐसे आप, तो ये इसका ये इस तरह से आएगी, चली जाएगी। तो इसी तरह से सारी चीज़ें जो है हम आप बिल्कुल कहीं से कुछ भी करें। गौरैया कभी भी नहीं कहती कि मेरे लिए बहुत बड़ा आलिशान तुम कुछ बनाओ। इससे क्या होगा कि हम कबाड़ को रिसाइकलिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। बच्चों को हम यही ट्रेन करते हैं कि आप कुछ भी मत खरीदिए, सब आपके पास में पड़ा हुआ है। हर घर में किसी न किसी कोने में एक कबाड़ का जुगाड़ है। अजीत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अजीत जी, मैं चाहूंगा कि आपने जो आपका बहुत ही खास काम है बांस का, अगर आपने घोंसला आपके पास हो तो कृपया हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आपने कैसे बांस का इस्तेमाल किया। बांस तो बेकार हो जाता है, पड़ा रहता है, तो उसको दिखाएं, फिर अपनी बात रखें अगर है तो। जी अभी बांस का एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। बांस का फिलहाल नहीं, मैं उसका एक मॉडल बताता हूँ आपको। ठीक, जैसे जी 1 मिनट का समय। जैसे बांस का टुकड़ा, जैसे हमारी ग्लास, सपोज ग्लास है, अभी ग्लास है मेरे हाथ में, बिल्कुल बांस का टुकड़ा है। हम अब हमारे घर में या टेंट वाला या जहाँ भी हम जाते हैं तो बांस का चीजें पड़ा रहता है। सो कुछ नहीं करना है। अगर बांस की तीली अगर इतनी बड़ी है, आप इसको 2 टुकड़ा कर लें। यहाँ से एक टुकड़ा मेरे हाथ में आ गया, क्लियर है ये सब लोग देख रहे हैं, एक टुकड़ा हाथ में आ गया। अब अगर मान लीजिए कि ये बांस का टुकड़ा है, ये आप इसको यहाँ से मार्क करें। कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है, एकदम ऑर्गेनिक है। और गौरैया सबसे ज्यादा इसी को पसंद करती है। हम प्लास्टिक में अवॉइड करते हैं, मजबूरी में क्या करें, रिसाइकलिंग का प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, तो ये हमारी मजबूरी है, इसको हम लेके चलते हैं। अदरवाइज इसको हम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हार्मफुल है। कहने में कोई हर्ज नहीं है मुझे। तो बांस की चीजें जो हैं वो गौरैया को बिल्कुल नेचुरल वे में है। उसका वो घर है, उसी में वो रहती है। आप देखते हो हमारे घर गाँव में या क्योंकि मुंडेरे में वो जो छपड़ा होता है, खपड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर में वो घोंसला बनाती है। तो इस तरह से उसको आप रखिए और यहाँ पे मान के ऐसे टांग दिए, आप ऐसे करके हैंग करिए। आप ऐसे, मैं दूर दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे आएगी, खाएगी, निकल जाएगी। तो ये हमारा सबसे इसको ये हम लोगों का एक कस्टमाइज चीज़ें हैं। और ये बहुत मैंने इसमें कुछ भी लागत नहीं है। आप किसी बांस घाट चले जाइए, जहाँ भी चले जाइएगा, बांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, हो सकता है आपको वो हो सकता है वो आपको वैसे ही दे दे कि भैया आप ले जाइए ना इसको, मेरे पास ऐसे ही पड़ा रहता है टुकड़ा। तो हम भी यही करते हैं, हम उससे आग्रह करते हैं कि भैया ऐसा है, हम लोग सामाजिक काम में कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। अरे भैया, अजीत भैया कितना लीजिएगा, ले जाइए ना, दुनिया भर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। हम उनको आग्रह करते हैं, वो काट के हम उनको देते हैं 100 ग्राम, आधा किलो काटी दे दी कि भैया इसको छोटा का लगा दीजिएगा। अब यकीन माने, मदद करने वाले लोग हैं। सवाल है कि हम कैसे पेश आते हैं, ये हम पे निर्भर करता है।
तो इसीलिए ये बहुत बड़ा इशू है, कबाड़ जो है बहुत बड़ा इशू होने जा रहा है हमारे आपके बीच में। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 25-30 वर्षों के बाद हम छोटे पड़ेंगे, हमसे ऊपर कबाड़ होगा। तो इसलिए उन सब चीज़ों को अगर इस तरह से इस्तेमाल करें, जैसा खत्री साहब ने भी कहा, वो भी उन्होंने शुरू किया है कि वो अनुभवी लोग हैं, उनको भी मालूम है ये चीज़ कि ये आने वाले दिनों में ये समस्या आने वाली है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है। और बच्चों, विश्वास कीजिए, बच्चे बहुत ही इसको अपने तरीके से लेते हैं। और आज के ये बच्चे हैं, ये हमसे ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। ये आप इनको बताते हैं, मेरा अपना अनुभव है, जो इन 6-7 सालों में बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने कई हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है, उनको बताता हूँ, उनके घर पे जाता हूँ। उनको सबसे अच्छा लगता है कि एक गरीब बच्चे को बोलिएगा कि भाई 100 रुपये का कुछ लेके आओ, तो माँ बाप मना करते हैं कि नहीं पैसा नहीं है। आप उसको बोलें कि घर में कटोरा पड़ा हुआ, टूटा हुआ, थाली पड़ी हुई, टूटी हुई, तो देने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप अपने दिन की शुरुआत गौरैया से करें। सुबह उठते हैं, घर का खिड़की दरवाज़ा सब खोलिए, पंखा, जैसे हम लोग जानते हैं, पंखा, एसी, कूलर बंद कीजिए, शुरुआत कीजिए दाना पानी से देने से, बाकी दिनचर्या अपना शुरू कीजिए। ये इसको हम लोगों को नियमित जीवन में रूटीन की तरह से बनाना होगा, तभी कुछ स्थिति बदलेगी। स्थितियाँ बदली हैं, डेफिनेटली स्थितियाँ बदली हैं पहले से। गौरैया की संख्या पे हम नहीं जाएंगे, इसमें बड़ा ही विरोधाभास है। कोई कहता है बहुत बढ़ गया, हम इसको बढ़ गया तो हम और बढ़ाएंगे, घट गया तो बढ़ेगा। इस विरोधाभास में नहीं पड़ना है कि घट रहा है कि कम रहा है। हम अपना काम करेंगे। बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हम ले रहे हैं, बच्चों से भी हम सीखते हैं, बच्चे भी सिखाते हैं हमें। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर हम तो ठंडा पानी दे दिए, हमको नहीं ठंडा पानी नहीं देना है। बच्चे उसको लगा कि बहुत गर्मी है, हम ठंडा पानी पीते हैं, उसको ठंडा पानी दे देंगे। सर हमारे तो गौरैया मैं सिखाता हूँ उसको कि नहीं, उसको ना गर्म पानी देना है जाड़े में, ना ठंडे में, ना गर्मी में ठंडा पानी देना है उसको। हम लोग यही बताते हैं कि गौरैया बहुत छोटी सी जान होती है, गड्ढे वाले कटोरी में दोगी वो नहीं पी पाएगी, वो डूब जाएगी, मर जाएगी। तो उसको तस्तरी वाले, प्लेट वाले नुमा में चीज़ों में पानी दो, ताकि उसकी छोटी जान है वो आराम से पी लेगी। बड़े बड़े दाने उसको नहीं चाहिए, चावल, खुद्दी, इस तरह के बच्चों को ट्रेन करते हैं। और बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार हैं। हम देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं बच्चों के साथ काम करने में। बच्चे, मैं कई घरों में जाता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ स्टोरी को, मैं इन सब चीज़ों को, तो बच्चे बहुत तरीके से काम कर रहे हैं अपने तरीके से। तो ये अनुभव है। बाकी मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहता हूँ। पंकज जी हैं, निशांत जी हैं, वो भी हम चाहूँगा। धन्यवाद। शुक्रिया श्री अजीत कुमार झा जी, कवर 360 डिग्री के संस्थापक। और जिस तरह से आपने कबाड़ से जुगाड़ और गौरैया के लिए आपने एक मुहिम छेड़ी और बच्चों को जोड़ते हुए आपने घोंसले बना के उन्हें दिया, और आपने वो जानकारी भी देते हैं कि ठंडा पानी नहीं पिलाना चाहिए और ज्यादा गहरे वाले बर्तन में पानी नहीं रखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। 4 इंच से ज्यादा गहराई के पानी वाले बर्तन को नहीं रखने चाहिए। अगर गहराई वाले बर्तन को रखेंगे तो उसमें उसे डूबने की खतरा, क्योंकि ये चिड़िया उसमें स्नान भी करती है, लेकिन गौरैया कभी भी डूब के स्नान नहीं करती। आप कई तरह उसको पहले अपने सर को, चोंच को अपना लेती है और फिर पंख अपने पानी को ऊपर डालती है। लेकिन जैसे मैना है उसमें डूब जाती है, या कबूतर उसमें डूब जाता है, तोता उसमें प्रवेश करके अपना नहाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी गहराई कितनी है। आपने बहुत बहुत रोचक और बहुत अच्छी जानकारी दी, और किस तरह से हम गौरैया को अपने घरों पर बुला सकते हैं, उसे वापस बुला सकते हैं। बल्कि आपने सही भी कहा कि संख्या पर नहीं जाएंगे। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि गौरैया के पीछे 25 साल में जो आंकड़े आए हैं, इंडियन बर्ड्स 2020 के जो आंकड़े हैं, शोध है, उसमें कहा गया है कि भारत से गौरैया विलुप्त नहीं हुई है, संख्या स्थिर है। मेट्रो शहरों से गायब हो चुकी है, कहीं दिखती है कहीं नहीं दिखती है। लेकिन इसके पीछे यही कारण है कि दाना, पानी और आवास, 3 चीज की आप व्यवस्था कर दें, फिर देखिए वो आपके घर में रहेगी, क्योंकि हमारा रहन सहन बदल चुका है। और आज का जो विषय है गौरैया और घोंसला, हमारे साथ वर्धा में रह चुके शिक्षा के दौरान जो श्री पंकज जी जुड़े हुए हैं, पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी ने वर्धा यूनिवर्सिटी में गौरैया को बचाने के लिए, उनको एक घर देने के लिए जूतों का इस्तेमाल किया था। जो बेकार जो जूते पड़े रहते हैं, उसका उन्होंने घोंसला के तौर पर
टांगा और उसमें चिड़िया आई। आज वह अपने गांव सहरसा में रहते हैं और वहां भी उन्होंने चिड़ियों के प्रति एक जागरूकता कैंपेन शुरू किया है। घोषणा में उन्हें जगह मिले, क्योंकि गांव से भी देखेंगे तो गौरैया गायब हो चुकी है। हम उनसे सुनते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके जहन में कैसे ये चीजें आई कि गौरैया को जगह देनी है। श्री पंकज कुमार जी। जी नमस्कार सर। मैं एक तो बचपन से ये गांव में ही रहा और क्लास 8 के बाद जो है शहर में चला गया। शहर में जाने के बाद हुआ क्या कि जो गौरैया है तो उनको मैं देख ही नहीं पाया। अक्सर मैं गांव आता था, फिर शहर जाने का क्रम होता था क्या कि गौरैया को देख ही नहीं पाता था और गांव ने एक बार फिर देखने को मिलता था। मैं सोचते रहता था हो सकता है कि उनके अनुकूल घर नहीं है, क्योंकि इमारतें बड़ी बड़ी इमारतें हैं, घर है, पक्का मकान है, उसमें वो नहीं रहा करती है। तो फिर दिमाग से वो निकल के चलो भाई गांव में तो है, गांव जाते हैं, देख ही लेते हैं। फिर हुआ क्या कि 10 साल 12 साल का जो गैप हो गया, गांव बहुत कम रहना और उसके बाद शहरों में ही शिक्षा के दौरान। तो 2018 में मैं जब अपने स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य की शिक्षा लेने के लिए वर्धा गया था, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। और सबसे खास बात है कि वो विदर्भ प्रांत में ही है जहाँ की पानी की सबसे अधिक मारामारी है। या कहे कि वहाँ सबसे भारत में मुझे लगता है कि सबसे अधिक किसान वही आत्महत्या करता है कि फसल में पानी नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसे ही मेरा अलॉट हुआ था भगत सिंह छात्रावास, तो उसमें रह रहा था। फिर सोचा कि भाई 1-2 हॉस्टल है, उसमें भी घुमा जाए, देखा जाए कैसे क्या है नहीं है। तो एक सुखदेव छात्रावास है, उसमें मेरे सीनियर कुछ दोस्त लोग का उसमें अलॉट हुआ था, तो उसमें वो रह रहा था। तो जैसे ही मैं रूम में प्रवेश किया तो अचानक जो है ये क्या कहते हैं कि गौरैया की आवाज़ सुनाई दी। तो सुनते ही लगा भाई यहाँ गौरैया। फिर बाहर निकल के देखा तो मैं तो स्तंभित रह गया कि भाई इसमें एक जूता चप्पल का जो ये कवर होता है कार्टून का, खोला कहते हैं, जिसमें लेकर के या तो कोई पार्सल देना था उसके लिए या कवर में जूता रहता है, तो वो टंगा हुआ था। तो मैंने पता किया कि भाई किसने यहाँ पे दिया है। पता चला एक सीनियर भैया थे शिक्षा विभाग, तो PhD करके वही लगाए थे। तो फिर बताया भैया ये इसमें गौरैया आ गई। यहाँ आ गई है। मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम जो है 10 से 15 हम अपने हॉस्टल में भी लगाएंगे। तो फिर जा करके फिर इकट्ठा की, मेरे पास तो 4-5 उसका जो कार्टून था ही, और एक पड़ोसी जो मेरे दोस्त थे और सीनियर थे, तो उनसे लेकर के मैंने हॉस्टल के जो जहाँ साइड है जहाँ पे कुछ लोगों का आना जाना नहीं होता है, कि कहीं मुझे अच्छा लग रहा है गौरैया पसंद है और मान चलिए कि मैं कहीं और लगाए, यदि उनको पसंद ना हो तोड़ दें रहने के बाद तो समस्या उत्पन्न हो जाए। इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले कोना कोना जो है साइड में जहाँ किसी का आवागमन विद्यार्थी या और कोई सीनियर जाना ना हो, तो वहाँ लगाए। और 2 घोंसला जो अपने कमरे के गेट से निकलने के बाद जस्ट वहाँ पर दे दिया। तो कुछ लोग वहाँ पे थे, सीनियर भी और साथी भी, बोला अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा, गंदा ये करेगी तो कौन साफ करेगा, सुपर भी साफ करेगा कि नहीं करेंगे। बोले भैया कोई दिक्कत नहीं, हम खुद से साफ कर लेंगे। बोले गौरैया को आने दीजिए, ठहरने दीजिए। तो अब घोंसला तो लगा दिए 10-12, और हुआ क्या कि 2-3 दिन तक मैं देख रहा था, बार बार उठ करके यही देखता था कि इस पे गौरैया आई कि नहीं आई। तो मैं बहुत उदास हो गया, भाई लगा तो दिया हूँ, अब इसमें गौरैया नहीं रह रही है। गौरैया नहीं रह रही तो थोड़ा उदासीपन, तो 5-6 रोज तक इसी तरह मैं देखते रहा, बार बार हर एक घोंसला में छिप करके देखना होता था। मैं देखते रहता था आई नहीं आई, तो आई ही नहीं। फिर मैं उदास हो गया, चलो भाई अब जो है लगता है नहीं आएगी, इसके लिए जो है जो मैं घोंसला मैंने बनाया है वो अनुकूल नहीं। तो फिर छोड़ दिया। फिर 2 या 3 दिन के बाद मैं जस्ट देख रहा हूँ, मतलब सुबह के समय ही, जिसमें होता है कि 5-6 बजे के बीच में कि चीची की आवाज़ सुनाई दिया। चीची की आवाज़ सुनाई, जैसे ही मैंने गेट खोला तो देख रहा हूँ ऊपर से गौरैया जोड़ी जो है ऊपर से उड़ करके जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि भाई चलो अब गौरैया आ गई है। तो मैंने सभी लोगों को, उस समय सुबह का समय होता है, जैसे को यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे बच्चे कुछ होते हैं कि जो सवेरे जगते हैं, ब्रह्म बेला 5 से 6 बजे तक में, तो कुछ होते हैं 8 बजे। तो लोगों को मैं जगाया कि देखो गौरैया आ गई है, अब जो और बनाना पड़ेगा जिसमें जो ये रह सके। तो उसके बाद हुआ क्या कि मतलब सभी घोंसलों में
जो गोरैया जो आ गई। पर कुछ घोंसले जिसपे सर बताए थे कि उसमें है क्या कि ज्यादा अच्छी कर दी, एक तरह का एक काला पक्षी, काला और सफेद करके, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, दहियर 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 वो दूसरे दो घोंसलों में, जी सर, तो वही आकर के वो अपने जोड़ी भी उसमें जो है रहने लगी। तो मुझे और खुशी हुआ, चलो भाई गोरैया के साथ और भी जो पक्षियां हैं वो भी जो है आ रही। उस तरह से अब हुआ क्या कि वहां पे जितने मेरे दोस्त साथी रहते, वो प्रत्येक दिन बताते थे, देखो तुम जो ये लगाए हो, इससे अच्छा हुआ कि हम लोग को अलार्म की जरूरत नहीं है, जो एक अलार्म लगा करके सुबह में जगना है नहीं जगना, हम इनकी आवाज सुन के ही, गोरैया का या इनकी आवाज सुन के ही जो है जग जाता हूँ और सुनने में अच्छा लगता है, चलो भाई लग रहा है कि गाँव में जो है माहौल है, पक्षी है। तो मैं ऐसा हुआ, मैं तो दाना देता ही था उसके लिए, हॉस्टल खाना खाने उसके बाद जो रोटी के टुकड़े करके या चावल को तोड़ तोड़ करके लेके आते ही थे। पर मुझसे कहीं ज्यादा जो मेरे साथी थे, उसमें गौरव, पुनेश जी है, आनंद भाई थे, वो लोग भी जो ला ला करके देते थे। अरे पंकज भाई तुम भूल गए हो, ऐसे में कैसे होगा, तो वो लोग भी जो है सहयोग किए। तो इसमें सहयोग करने के बाद ऐसा हुआ, गोरैया को एक तरह से चहचहाट वहाँ कुछ ज्यादा ही हो गया। और एक साल में फिलहाल तो गाँव में हूँ, तो गांव में मैं जहां भी देख रहा था गोरैया है ही, गांव में अभी भी गोरैया है। पर यह है कि जहां बिल्डिंग इमारतें हैं, घर कंक्रीट का है, तो वहां पे जो है नहीं रह रही। मगर जो एक फूस का घर है, मैं एक घर, मेरा दोस्त मित्र पड़ोसी गांव में है, वहां जाकर मैं देखा तो मैं तो अचंभित रह गया। घर बांस का है और कास, आप लोग समझते हो वो कास, उसका घर है। हाँ। उसके वो जो बरेरी होता है, बरेरी में मैं देख रहा हूँ कि पूरे घोंसला ही है, और यहाँ से वहां तक पूरा बरेली में जो ऊपर का तंबूकार होता है, तो इसमें जो होता है उसमें पूरा यहाँ से वहां तक पूरा घोंसला ही है। और वहां पे क्या किए थे, वो पंखा लगाए थे। तो पंखा लगाने के बाद हुआ था क्या कि अचानक से पक्षियां वहां से निकलने के बाद एक दो तो कट गए थे। तो फिर बच्चा को मना कि फिर भी बच्चा वो करते, तो उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बोला, नीतीश नाम है, तो बोला यार इसको जो पंखा को खुलवा दो। बोले मैं भी यही सोच रहा था, पंखा खुलवा दिया है और मतलब वहां पे हवा भी जो है उसका आगमन सही है, तो अभी भी गोरैया रह रही। तो बोले कि भाई गंदा बहुत करता है। तो मैंने एक पुरानी साड़ी, तो साड़ी लेकर के बोले कि यहाँ से ये है तंबू का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक दे दो, वो गंदा कर उसमें रहेगा, एक सप्ताह एक महीना के बाद उसको जो है निकाल देना है। गोरैया भी रह गई और अपना काम भी होगा, गंदा भी नहीं हुआ। तो इस तरह से अभी भी मेरे गाँव में है, मतलब पड़ोस में है, तो वहां पे जा करते हैं। और एक घोंसला में अभी तो मेरे पास नहीं है, वो कवर का, जूता चप्पल के कवर का घोंसला, मैं वीडियो उसका बना करके मैं किस तरह से बनाया हूँ, और एक वीडियो सर को मैंने भेजा भी था, लिंक फेसबुक प्रोफाइल पे लगाए थे, वो लिंक तो भेजा ही हूँ, उसमें भी है। और मैं फिर से बना करके, और वो जो है मैं इसी भी मतलब लाइव सेशन के लिंक में, मतलब कमेंट में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, ताकि जो उनसे इच्छुक हो वो बना सके और गोरैया किसी तरह से अपना संरक्षण हो सके, हम लोग के इर्द गिर्द रह सके। और सर एक महत्वपूर्ण बात जो दिनेश सर इशारों में बोल दिए हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं समझ पाया वही है या कुछ और भी है, वो अलग बात है, कि जहाँ तक कि हम लोग वो जो जैसे पलाई का है, पलाई का बनाने से बेहतर है कि हम जो कचरा पड़ा हुआ कार्टून है उसका बनाए, क्योंकि यदि पलाई का हम ज्यादा अधिकतर बनाते हैं, उसमें होता है क्या कि फिर पेड़ पौधों को भी काटना पड़ेगा। अगर वो जो घर बना कर दे रहे हैं, मैं पहले ग्रुप में कमेंट में देखा भी था किस तरह का पलाई का है या कार्टून का है, तो सब ने बताया कि ये तो पलाई का है। उससे होगा कि जो और वृक्ष कटना शुरू हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कार्टून का बनाए। और कार्टून से होगा क्या कि बेहतर होगा कि कार्टून उसे आदमी जला ही देता है, तो वो रहेगा, तो उससे अपना उसको इस स्थान, ऐसा स्थान पर जहाँ पे पानी का छींटा कम पड़े कि वो घर सुरक्षित है और पर्यावरण भी उससे वातानुकूलित। बिल्कुल पंकज जी आपने बहुत सही कहा कि कार्टून में बना देने से अच्छा होगा, और प्लाई की बात आपने की। दोनों अगर आप देखें तो टेम्परेचर के हिसाब से आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि कैसे बनाना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने घोंसला बनाया और टांग दिया तो चिड़िया उसमें आएगी। आप लगाएं, क्योंकि हमें उसे अधिवास देना है, हमें एक माहौल देना है जो हमने छीन लिया है। हम रोज दाना पानी, एक मुट्ठी दाना पानी दें, एक प्याला पानी रखें। और हमें देखिए घोंसला क्यों जरूरी है चिड़ियों के लिए। चिड़िया कभी भी घोंसले में नहीं रहती। घोंसले में रहने के लिए वो जब अंडे देने होते हैं तब वो घोंसले में आके रहती है, बाकी दिनों में वो इधर उधर रहती है। गोरैया को ही लीजिए, वो
अभी जुलाई के बाद देखेंगे झुंड में निकलती है, अभी भी झुंड में निकलना शुरू हो गया है। तो उस घोंसले का देने का तात्पर्य मेरा हम लोग का ये होता है कि हमने जो छीन लिया है उनका रैन बसेरा, जहां वो अंडे देती थी, अपने बच्चे उसके होते थे, बड़े होते थे, उसको देने के लिए। लेकिन जैसे आपने लगाया, कुछ दिन के बाद वो गोरैया आई, जरूर आती है, एक एक दिन वो गोरैया एक दिन जरूर उसमें आती है। मेरे पास कई उदाहरण, कई मतलब मेरे पास हैं, कई लोगों ने मुझे बताया कि किस तरह से गोरैया मेरे, हमने बॉक्स लगाया, नहीं आई, 2 आई, फिर धीरे धीरे आने लगी। और हाँ, अभी चलते हैं सिर्फ निशांत रंजन के पास। निशांत रंजन एनवायरमेंटल वैरियर से जुड़े हुए हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, पटना कॉलेज के जूलॉजी भूगोल विभाग से जुड़े हुए हैं, और ये एक आंदोलन के तौर पर चलाते हैं, खुद से बॉक्स बनाते हैं, लकड़ी के बॉक्स को बनाते हैं, और निःशुल्क तौर पर जिसे भी जरूरत होता है उनके घर पर जाते हैं और उनके घर पर गोरैया को टांगते हैं, और पर्यावरण बचाओ और गोरैया बचाओ से जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में अपनी बात रखते हुए आज की इस महत्वपूर्ण जो चर्चा हुई है, उस चर्चा के दौरान जो हमारे अतिथि वक्ता जो आज जुड़े, मुख्य अतिथि वक्ता जुड़े, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन भी करें, श्री निशांत रंजन जी। निशांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, माइक को जी सर। जी नमस्कार सर, मैं निशांत रंजन, पटना विश्वविद्यालय भूगोल विभाग का छात्र था सर। सर, गौरैया संरक्षण से मेरा जुड़ने का काम सर 2020 से ही शुरू हुआ, 1 जनवरी 2020 को। एक घटना घटा था जिससे हम लोग को प्रेरित किया। हम लोग अपना जब क्लास हमारा खत्म होता था तो हम लोग गंगा किनारे जाकर बैठते थे और वहीं पे अपना लंच करने का काम करते थे, क्योंकि हम लोग का क्लास सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता था। तो 1-2 बजे उसमें हवा आती थी तो हम लोग गंगा किनारे चले जाते थे। अचानक दिन बैठ कर हम लोग खा रहे थे तो देखे कि बगल में बहुत सारी गौरैया आई है, और जो हम लोग का जूठा उठा गिरा रहता तो उसको वो लोग खा रहे थे। उसको देख के मेरे बहुत से दोस्त लोग जो थे उनके साथ फोटो लेने लगे, उनका फोटो लेने लगे। मतलब ये अपना सेल्फी भी कुछ लोग ले रहे थे, कुछ लोग फोटो लेने लगे। तो वहीं पे बात हुआ कि आखिर गौरैया आज बड़ा दिन बाद दिखाई दी, क्या हो गया भाई? तो हाँ, यहाँ पे तो है, बाकी जगह तो नहीं दिखी है, बे नहीं करते, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग पता किया कि काहे नहीं दिख रही, तो मालूम चला कि पटना जो कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो लोग 450 साल पुरानी है। तो पुरानी बिल्डिंग्स में बहुत से जगह है जिसमें वो लोग घर बना कर थी। हम लोग उनके घर भी जाकर उनके पीछे किए, घर जाके उनका हम लोगों ने घर देखा। लेकिन जब हम लोग अपने इलाके में, जैसे मैं कंकरबाग में रहता हूँ, उसके बाद और भी दोस्त जो मुसल्लापुर हाट में रहते हैं, उस जगह पे हम लोग को गौरैया का घोंसला कहीं नहीं दिखा, ना ही गौरैया हम लोग को उतनी अच्छी से दिखती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसके लिए घर बनाते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनसे हम लोगों ने पहले मदद मांगी कि सर आप एक घोंसला बनाकर बांटते थे। तो हम लोग उनसे मदद मांगी, तो मदद के बदले में उन्होंने हमारे सामने बहुत लंबी चौड़ी अपनी शर्त रख दी कि हमको ये चीज चाहिए, तब हम जाके आपकी मदद करेंगे। तो हमें लगा कि यार क्या मतलब, हम एक मदद मांग रहे हैं और ये हमारे सामने शर्तों की थोपे जा रहे हैं। हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग खुद से कर लेंगे। हम लोगों ने वहीं पर, उस समय पटना कॉलेज में नैक की टीम आई थी, और नैक की टीम के आने की वजह से बांस का बहुत सारा उसमें काम हुआ था, बांस काट के गिरा हुआ था। हम जैसे सर आपने बताया उसी तरह से हम लोगों ने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था। हम लोगों ने बांस को काटा और उसमें उसी टाइप का बना के एक टांग दिया वहीं पर, लेकिन वहां पे गौरैया आई नहीं। हम लोग को लगा कि लगता है कि हम लोग फेल हो गए, नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग प्लाई से बनाने का सोचे, चलो प्लाई लाके बना के कोशिश करते हैं कैसे बनाते हैं। हम लोग प्लाई लेकर आए और प्लाई को हम लोग वही गंगा घाट पे ही बैठ के दोपहर में ही हम लोगों ने काट के बनाना शुरू किया उसको। जब हम लोगों ने बनाया तो हमारा एक घर तैयार हुआ। एक पूरे दिन में हम लोगों ने 6 घर बनाया था। हम लोग लेकर अपने जो हमारे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर रासबिहारी प्रसाद सिंह सर, उनके पास गए। हम लोगों ने सर को दिया कि सर देखिए ना सर, हम लोग घोंसला बनाए हैं। सर बहुत कुछ, चूंकि सर भी ज्योग्राफी से थे, तो हम लोग से उनका एक लगाव था और जान पहचान भी था। तो सर बुलाए हम लोग को घर पे। सर ने सबसे पहले उनको मिठाई खिलाया, कहा कि यार तुम लोग इतना अच्छा काम किए तो पता ही नहीं था, तो यहाँ पे पहले आती थी, अब हमको भी नहीं दिख रही है। हम बोले कि सर ये तो फिर आप रख लीजिए सर। तो बोले कि हम रखेंगे नहीं, तुम लोग एक काम करो, अपने गार्ड को बोले कि इन लोग के साथ जाओ और जहां जहां ये लोग बोले उन सारे घोंसले को लगा दो। उन्होंने VC सर का जो आवाज था उसके चारों बल हम लोगों ने 6 घोंसला लगा दिया। कुछ दिन के बाद सर जब क्लास लेने आए तो क्लास खत्म हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग जो घोंसला दिए थे उसमें गौरैया रहने लगी है। तो ये सुन के जो हम लोग को खुशी हुआ कि मतलब पूछिए मत, बहुत ही खुशी हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हम लोग इसके लिए घर बनाएंगे। तो हम लोगों ने पहला कार्टून से घर बनाना शुरू किया। ये घर हम लोग का दिखाता हूँ आपको सैंपल में। ये हम लोगों ने घर बनाया, ये घर हम लोग बनाए
और हम लोगों ने बनाया और जगह जगह लगाने, अब पहले अपने कॉलेज में ही लगाना हम लोगों ने शुरू किया। फिर कुछ लोगों को कार्टून के बोले, हम लोगों ने कार्टून का भी कुछ घर बनाए, जैसे फ्लिपकार्ट के डब्बे आते थे, इससे भी कुछ कुछ घर बना के लगाया। जब हम लोग अपने कॉलेज में लगाए तो सर लोग बहुत खुश हुए, वो लोग भी हम लोग को पुरस्कृत करते थे कि नहीं तुम लोग बहुत अच्छा काम करो, बहुत इसी तरह आगे करो। हम लोगों ने उसके बाद कहा कि ठीक है चलो अब कॉलेज में लगा लिए, बहुत हुआ, अब थोड़ा बाहर भी लगाते हैं। तो बाहर लगाने में खर्च आ रहा था कि खर्च कहाँ से आएगा। तो चूंकि हम लोग पीजी के सारे सर स्टूडेंट थे तो सबको कुछ ना कुछ मतलब बाहर ट्यूशन कोचिंग कोई ना कोई पढ़ाते थे। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग सब आदमी जो भी कम से कम 50 रुपए वो डोनेशन करेगा इस ग्रुप में, और उसी ग्रुप से जाकर हम लोग उसी पैसे से इसके लिए घोंसला बनाएंगे। तो सब लोग इस पे तैयार हुए कि ठीक है, कुछ लोगों ने 100 रुपए बोला, कुछ लोगों बोला कि हम 200 रुपए देंगे। तो इस तरह से हमारा ग्रुप जो है तैयार हुआ और हम लोगों ने 150 रुपए जोड़ के घर बनाना शुरू किया। तो पहले कुछ लोग कहे कि घर को ठीक है किसी लोगों को पैसे से देंगे, हम लोगों ने कहा कि नहीं, घर तो हम लोग गौरैया को दे रहे हैं, पैसा तो हम लोग को गौरैया से लेना चाहिए। और वो पैसा कहाँ से देगी? आम आदमी से। एक तो हमारा घर लेके अपने पास लगा रहा है ताकि वो गौरैया को रख सके, और हम उससे पैसे की मांग करें ये भी उचित नहीं होगा। तो इसको लेकर हम लोगों ने जगह जगह पे घर लगाना शुरू किया। वो भी निःशुल्क, कहा कि नहीं ये एनी टाइम निःशुल्क रहेगा, किसी व्यक्ति से 1 रुपया घोंसले के बारे में नहीं लेंगे। तो कुछ भी हो जाए, भले हमें बंद करना पड़े, पैसे नहीं लेंगे लोग। घोंसला लगाने के बाद भी बहुत जगह घोंसला गौरैया आई, बहुत जगह नहीं आ रही थी। तो हम लोग सोचे कि क्या कारण है कि नहीं है। तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट सर्वे करने की आदत है, तो हम लोगों ने सर्वे में पाया कि हम लोगों ने मकान तो दे दिया, खाने का इसको सबसे बड़ी दिक्कत है, खाना लोग देते ही नहीं है। तो लोगों से हम लोगों ने खाने के लिए कहना शुरू किया, तो लोगों ने सीधे हाथ खड़ा कर दिया। खासकर जो महिलाएं थी वो खासकर हाथ खड़ा करती थी, बोलती थी कि हम 50 रुपए 60 रुपए चावल खरीद के लाके गौरैया को दे, हमको अपना खाने के लिए नहीं, हम उसको कहाँ से खिलाएं। उसी समय लॉकडाउन भी लग गया था, स्थिति सबकी खराब थी। तो हम लोगों ने कुछ दोस्त लोग मिलकर हम लोगों ने दाना पानी बैंक का शुरुआत किया, जिसमें हम लोग बहुत ही मतलब सस्ते दर से अनाज खरीद के लाते हैं और लोगों को फ्री में बांटते हैं। 2 किलो 3 किलो लाएंगे, उसका पैकेट बनाते हैं महीने में, और पूरे मतलब लोगों को फ्री में कि आप लोग लेके जाइए। उसमें हमने कुछ दोस्त लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ सरकारी अनाज हम लोगों को उन लोगों ने दिलवा दिया। उसके बाद से अभी तत्काल में हमारे पूरे बिहार में 40 दाना बैंक हैं, जिससे लगभग 400 लोगों को हम लोग हर महीने दाना पानी देते हैं, जिसमें चावल गेहूं और थोड़ा सा मिट्टी मिलाकर। मिट्टी मिलाने के पीछे हम लोग को थोड़ा सा लालच ये है कि अगर हम चावल देंगे तो लोग कहीं चुन के अपना खाना ना बनाने लगे। कुछ लोग हमारे दोस्त ऐसे भी कर रहे थे, वो लोग खीर में यूज करते थे, हम लोग मिट्टी में मिलाने लगे ताकि वो लोग गौरैया को खाना दें। और आज हमारा उसके वजह से लगभग हम लोगों ने 200 से ऊपर घोंसला लगाया, लगभग 250 के आसपास घोंसला लगा हुआ है। और वो घोंसला जो है सर बहुत ही खूबसूरत है, और मतलब हर में गौरैया आके रह रही है। कुछ बड़े बड़े लोगों को या कुछ अच्छे लोगों को ऐसे करने के लिए हम लोग देखिए सर, कुछ घोंसले पे हमारे कुछ जो हमारी घर की दोस्त लोग थी उन लोगों ने इस पे कलाकृति कर दिया और मधुबनी पेंटिंग बनाने लगे, और कई घोंसलों पे मधुबनी पेंटिंग बना के हम लोगों ने बांटा। उससे और लोग भी खुश हुए क्योंकि लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगा। और उसके बाद से हम लोग घोंसला, फिर संजय सर से बात हुआ, संजय सर बोले कि पेंट करना उतना उचित नहीं रहेगा, इसके जगह चपरा कलर को यूज करके हम लोग बना सकते हैं, पेंट करने पे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग को पर्सनली ये कभी फील हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी घोंसला लगाया सब में गौरैया आई। लेकिन फिर भी सर ने बोला तो हम लोग कहा कि शायद हो सके, तो मजबूरी में रह रही हो, तो हम लोगों ने बिना पेंट के या फिर कभी चपरा उपरा मार के घोंसला लगाना हम लोगों ने शुरू किया। ये हमारी एक छोटी सी जर्नी थी जिसमें हम लोगों ने गौरैया का संरक्षण का काम किया था। अभी बिस्कुल से लगभग 1.5 साल से हम लोग काम कर रहे थे। 1 जनवरी 2020 को इन्वायरमेंट जब हम लोग सर अपने भाई सांसद के पास लेके गए थे घोंसला, तो उन्होंने हमें नाम दिया था इन्वायरमेंट वॉरियर्स। तुम लोग तो इन्वायरमेंट वॉरियर्स हो, जाओ तुम लोग को नाम इन्वायरमेंट वॉरियर्स आज से रहेगा। तो हम लोग को इन्वायरमेंट वॉरियर्स करके ही बुलाते थे, और उसी के बाद से इन्वायरमेंट वॉरियर्स हम लोग का नाम हो गया। इस तरह से हम लोगों ने छोटा सा जर्नी शुरू किया, और अभी घोंसला बना रहे हैं, लगा रहे हैं जगह जगह पे, अभी भी लगा रहे हैं। और हम लोगों ने कहा कि लोगों तक पहुंचे कैसे, उसके लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन लाया, ऑनलाइन ऑफलाइन। गूगल डॉक्स से लेकर रजिस्ट्रेशन का है, कोई भी आदमी है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर ले तो डाटा आ जाता है हमारे पास, उसमें फिर कॉल करके उसके एड्रेस पे जाके हम लोग घोंसला डिलीवर करते हैं। कई लोगों को यार घोंसला दे देते थे, तो लोग घर में शो पीस में रखते थे कि नहीं इसको बहुत सुंदर लगा, इसको शो में रखेंगे। तो इस तब से हम लोगों ने कहा कि नहीं अब हम लोग देंगे नहीं, जाके आप या तो आप खुद लगाइए या फिर हम लोग लगाएंगे, आप लगाना पड़ेगा, इस तरह से नहीं। और हर घोंसले का हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो ये छोटा सा जर्नी था सर हम लोगों का, जो संजय सर के आशीर्वाद से सर चल रहा है। संजय सर समय समय बहुत मदद करते हैं, जानकारी देते हैं, सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए। तो इस तरह से हम लोग शुरू किए थे।
सर आप लोगों का आज राकेश सर आए थे, राकेश सर ने बहुत अच्छे से काम बताया सर। राकेश सर तो नेक्स्ट मैन ऑफ इंडिया हैं, उनका जितना राकेश खत्री सर को जितना हम आभार करें बहुत ही कम है। उन्होंने सच में वीडियो के माध्यम से कैसे बताया कि हम प्राकृतिक रूप से कैसे घर बना सकते हैं, गोरैया को बुला सकते हैं। दिनेश सर आप तो सर काबिले तारीफ है सर, आपको पर्यावरण चिंतक नहीं सर, आपको पक्का कॉलेज में एक लेक्चरर होना चाहिए सर। आप सर गलत डायरेक्शन में, आप सर लोगों को मोटिवेट बहुत जल्दी करते हैं जैसे हमारे सर लोग करते हैं। और सच में सर पर्यावरण के लिए आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे जो है हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम टीवी पे मरुस्थल देखते हैं तो केवल मरुस्थल देख के बिल्कुल नीरस हो जाते हैं, लेकिन वही अगर उसमें हाथी घोड़ा या फिर सांप को दिखा दे, चूहा को दिखा दे तो और ज्यादा हम लोग को एट्रैक्टिव लगता है। बिल्कुल आपने बात से सही किया। और आपका सर बात से गौरैया के हिसाब से घोंसला शायद ये बहुत ही सटीक था कि हम घर तो बना रहे हैं लेकिन उनके हिसाब से होना चाहिए। हमारा ऐसा ना हो जाए कि हम अपने हिसाब से बना दे और वो उसमें रहने ही नहीं आए। तो हम लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की थी, शायद आप लोग हम बताएंगे, आप लोग दिखाएंगे। लगभग 6-7 हमारा घोंसला वैसे भी बेकार रखा हो क्योंकि उसमें किसी में छेद ही बड़ा कर दिए, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। नॉर्मल स्केल था, कंपास था जो ज्योग्राफिकल यूज होता है, और रेती से हम लोग कर रहे थे। तो कभी ज्यादा हो जाता, एग्जैक्ट भी पता नहीं था, बाद में हम लोग को पता चला। और बहुत ही अच्छा सर अजीत झा सर कबाड़ से जुगाड़, आपसे तो मेरी दूसरी बार मुलाकात है, कई बार हम लोग मिल चुके हैं पटना जू में, और आप तो सर हमेशा इंप्रेशन हम लोग कर रहे हैं। आपने बताया कि कैसे घर के सामानों को बता सकते हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है सर कि घर के जो वेस्टेज हैं उसको हम लोग यूज कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौरैया रेफ्यूजी जरूर हो चुकी है सर, लेकिन हमारा आपसे वादा है सर कि आने वाले मात्र 3 से 4 सालों में गौरैया हमारी अस्थायी हो जाएगी और रेफ्यूजी नहीं रहेगी सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हम लोग को समझाया सर। पंकज सर आपसे तो मेरी बात हुई थी सर, बहुत ही अच्छा सर। जूते के बॉक्स से आप भी सर एक हमारी तरह ही कॉलेज में सीखे और वहीं से काम करना शुरुआत किया। हम लोगों ने भी उसी तरह से कॉलेज में सीखा और वहीं से काम करने की शुरुआत की सर। वर्धा यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वर्धा यूनिवर्सिटी से हमारे कई सीनियर्स भी वहाँ पे पढ़ते हैं और उन लोगों ने भी बताया वहाँ पे घोंसले की कहानी हम लोग भी वहाँ पे सुने हुए थे। जब हम लोग देने लगे तो वो लोग भी बताया कि हम लोग के यहाँ भी घोंसला लगा हुआ है, ऐसे स्टूडेंट लोग बना के लगाते थे सर। बहुत अच्छा सर। और सहरसा में आप ये काम कर रहे हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक सर। सहरसा में इसमें जरूरत है सर, वहाँ पे गौरैया की संख्या पहले से बहुत ही कम हुई है क्योंकि सरकार तेजी से विकास कर रहा है, इसके वजह से सर। संजय सर की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है सर। संजय सर को तारीफ करना मतलब उगते सूरज को दिया दिखाने के बराबर है सर। सर ने इस क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है सर, सर को देखकर मैं खुद से जानता हूँ लगभग 50 ऐसे लोग हैं जो संजय सर को देखकर गौरैया संरक्षण का काम शुरू किए हैं। उससे पहले उन लोगों का कोई नहीं था, लेकिन सर को देखने के बाद उनका मतलब कहे कि उस ओर आगे बढ़े हैं। तो ये सर का तो जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। सिर्फ हमें नहीं, पूरे दुनिया के मानव जाति को संजय सर का धन्यवाद देना चाहिए। उन लोगों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और खासकर हम युवा पीढ़ी का, उन लोगों का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया कि गौरैया भी एक जीव है जो बचपन में कभी था, अब नहीं है, उसको बचा लो नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसके लिए सर बहुत बहुत आभार सर। शुक्रिया निशांत रंजन जी। धन्यवाद मुझे नहीं बल्कि तमाम जो गौरैया संरक्षण में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अभी साक्ष्य यहाँ दिख रहे हैं और जो पर्दे के पीछे हैं, हर कोई संरक्षक है। जो मेरा मानना है, मैं बार बार कहता हूँ कि हम थोड़ा पीछे जाएं, 20 साल 25 साल पीछे जाएं, 30 साल पीछे जाएं। हर घर में जो है चावल फटका जाता था, अनाज फटका जाता था, और जो आंगन में गिरता था तो चिड़िया मुनिया जो है आके खाती थी, इसमें गौरैया आती थी, उड़ जाती थी। तो आज भी वो परिपाटी कायम है, लेकिन हमारा व्यवहार बदल गया। हम पैकेट वाले खाने लाने लगे और उससे वो चीजें बदलती चली गई। हम थोड़ा 2 मिनट और समय लेंगे, समय हमारा हो चला है। हम 2 श्रोताओं के सवाल का यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। एक है रंजन राही जी, उन्होंने लिखा है कि चिड़ियों की हत्या हो रही है, गौरैया मेरे घर आती है और लेकिन नट जो है, जो बहेलिए हैं, उसे मार देते हैं और गौरैया को कैसे बचाएंगे? अगर गौरैया ही नहीं रहेगी तो घोंसले का क्या होगा? तो रंजन राही जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की कोई भी अगर इस तरह की चीजें देख रहे हैं तो आप सीधे वन विभाग को आप शिकायत करें, क्योंकि 1972 की जो अधिनियम है, वन अधिनियम है, उसके तहत जो विलुप्त हो चुकी पशु पक्षी हैं उसको मारना, उसका व्यापार करना, वो कानूनन अपराध है। इसके बारे में विस्तृत रूप से आप चाहे तो अंतर्जाल नेट पर जाके सर्च कर सकते हैं। आप इसकी शिकायत करें, पुलिस को शिकायत करें और उसे रोकें कि भैया ऐसे तो मत करो।
वो रुकेगा। और मैं एक दूसरे एक हमारे साथी हैं मुसाफिर बैटा जी, काफी चिंतक हैं, जाने माना नाम है इनका। इन्होंने लिखा कि काफी गंभीर विषय है, जरूरी चिंता है और सामाजिक सरोकार से ये जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि समाज को आगे आना होगा। हम और आपने से गोरैया मुंह मोड़ ली है तो हमें इसके ओर मुंह फेरना होगा। आज तमाम लोग गोरैया के अधिवास के लिए, गोरैया को वापस बुलाने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं और उसमें दाना पानी और आवास के लिए घोषणा लगा रहे हैं। तो एक दिन यकीनन मुसाफिर जी इस सामाजिक सरोकार के लिए मुहिम देश भर में नहीं विदेशों में भी चल रही है और तमाम लोग जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि हम अभियान को चालू करना चाहते हैं, अभियान देना चाहते हैं। स्वागत है आप तमाम साथियों का, आप जुड़ रहे हैं और इस अभियान की शुरुआत अपने घर से करें, दाना पानी रखें और बॉक्स लगाए। अजीत जी ने बहुत अच्छी बात बताई किस तरह से हम अपने व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि गुजरात के कई साथी और इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको दाना घर, उसके बाद बॉक्स, चिड़ियों को रखने के लिए बॉक्स भी मिलता है। मैंने खुद लकड़ी से दाना घर बनाया, प्लास्टिक को चीजों को अवॉइड करता हूँ, लेकिन अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक जो है उसके दाना घर भी मिलते हैं। आपको BNHS जो है खुद आपको दाना घर बनाती है और बेचती है, कुछ मामूली से रकम पर बेचती है। अब चाहे तो वहां पर जाके अंजाम दे सकते हैं। तमाम साथी आप जुड़े, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का और धन्यवाद आप लोगों का। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी इस चर्चा में। हमारे साथ श्री राकेश खत्री जुड़े, श्री दिनेश कुमार सर जुड़े, अजीत कुमार झा जी महोदय जुड़े, श्री पवन पंकज कुमार जी जुड़े, श्री निशांत रंजन जी जुड़े और तमाम हमारे श्रोता दर्शक जुड़े। मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग कमेंट दे रहे हैं और तभी सभी लोगों का तहे दिल से आभार, शुक्रिया। और हम फिर मिलेंगे किसी संडे के दिन नए विषय को लेकर। गोरैया बचाओ, पर्यावरण बचाओ मुहिम को अंजाम देंगे, घर घर तक इसे पहुंचाएंगे। सभी को नमस्कार।